हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 19 सितंबर क्लास 12 केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपके सेंटअप एग्जाम के लिए 100% वीवीआई है और आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है शॉटकी डोज क्या है। शॉटकी डोज क्या है? इस डोज में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। इस डोज को शॉटकी डोज कहा जाता है। शॉटकी डोज में क्या होता है? इस डोज में जो अव्ययी कण होते हैं वो अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। इसी डोज को शॉटकी डोज कहा जाता है। आपके सेंटअप एग्जाम के लिए 100% वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं। इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। फ्रैंकल दोष क्या होता है? इस दोष में जो अव्ययी कण होते हैं अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान का मतलब हुआ खाली स्थान में चल जाते हैं। इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यह शॉटकी दोष हो गया और यह आपका फ्रैंकल दोष हो गया। शॉटकी दोष में क्या होता है तो आप लोग देखिएगा, यहां से अव्ययी कण गायब हो जाता है और इसमें जो होता है ना तो अपने जालक बिंदु से गायब होकर अंतरकाशीय स्थान मतलब खाली स्थान में चल जाते हैं। इसको फ्रैंकल दोष कहा जाता है। और शॉटकी दोष में क्या होता है तो अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है। इसको शॉटकी दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के 2 अयस्क लिखे। कॉपर के 2 अयस्क लिखना है। तो देखिए, कॉपर का पहला अयस्क लिखिएगा कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2 और दूसरा लिखिएगा क्यूपराइट जिसका सूत्र होता है Cu2O। ये दोनों को याद कर लीजिएगा। कॉपर पाइराइट कॉपर का अयस्क होता है और क्यूपराइट भी कॉपर का अयस्क होता है और दोनों का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल क्या है? वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है अमीनो अम्ल कहलाता है। अमीनो अम्ल में क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जैसे आपका COOH हो गया और एमीन समूह आपका NH2 हो गया, दोनों उपस्थित होता है। इसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल में आपका कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है। इसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम के लिए 100% वीवीआई है। इसको लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है? वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, इसी को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में आपका NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, हीरा ETC सब क्या है तो क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, कांच क्या हो गया अक्रिस्टलीय, रबर क्या हो गया अक्रिस्टलीय और प्लास्टिक और गिलास क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है? क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष क्या होता है तो क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं और इससे जो दोष उत्पन्न होता है ना इसी को बिंदु दोष कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या क्या है? किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे जो निकट कण की संख्या होता है इसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% VVI है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। तो देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल वैसा अम्ल होते हैं जो शरीर में क्या होता है संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन होता है ना वह HCl में घुलनशील क्यों होता है। तो देखिए एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना लोहा के 2 अयस्क लिखे। लोहा के 2 अयस्क लिखना है तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा लोहा का जो पहला अयस्क लिखिएगा हेमेटाइट लिखिएगा जिसका सूत्र होता है Fe2O3 और दूसरा लिखिएगा मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4 और यह दोनों लोहा के अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है? तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। सबसे सरल परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध के जो विलोम होता है उसी को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ हो गया और इसका जो एकांक लंबाई होता है और क्षेत्रफल होता है इसी के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यानी किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है RNA एवं DNA में अंतर लिखे। RNA और DNA में अंतर लिखना है तो एक बगल आप लोग RNA लिखिएगा और दूसरा बगल लिखिएगा DNA। RNA में पहला लिखिएगा यह एक कुंडलित होता है। RNA क्या होता है तो एक कुंडलित होता है और DNA क्या होता है द्विकुंडलित होता है। DNA क्या होता है द्विकुंडलित। RNA क्या होता है कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। RNA कहाँ पाया जाता है कोशिका ड्रॉ में और DNA कहाँ पाया जाता है अणुसूत्र सूत्र में पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है अणुसूत्र सूत्र में। और देखिए RNA न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। RNA किस चीज से बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से और DNA किस चीज से बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से और DNA भी किस चीज से बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो यह आपका RNA और DNA में अंतर था। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना द्रव रागी तथा द्रव विरागी में अंतर लिखे। ये भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो एक बगल लिखिएगा द्रव रागी जिसको इंग्लिश में लायोफिलिक कहा जाता है और दूसरा लिखिएगा द्रव विरागी जिसको इंग्लिश में लायोफोबिक कहा जाता है। और इसमें देखिएगा इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं और इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में पाए जाते हैं। द्रव रागी में क्या होता है तो बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं और द्रव विरागी में क्या होता है तो छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं और यह अधिक अस्थायी होता है और यह कम अस्थायी होता है। द्रव विरागी क्या होता है कम अस्थायी होता है और द्रव रागी क्या होता है अधिक अस्थायी होता है और इसमें आवेश की मात्रा शून्य यानी 0 होती है। द्रव रागी में क्या होता है आवेश की जो मात्रा होता है वह 0 होता है और इसमें आवेश की मात्रा क्या होता है प्लस या माइनस होता है। द्रव विरागी में क्या होता है आवेश की जो मात्रा होती है प्लस या माइनस होती है। तो ये आप लोग का था द्रव रागी और द्रव विरागी में अंतर जो आपके 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं और सेंटअप एग्जाम के लिए 100% VVI है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है
अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। देखिए, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। यही अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव होता है। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग 18 वायरल क्वेश्चन को कराए हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम और बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए 100% VVI है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग का क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा और आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा।